वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंच गए थे। उसको एक बार पढ़ने के लिए मैंने शायद बोल दिया था पिछली क्लास में। चलिए, हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का आकलन कीजिए। कमरे के ताप पर, सूर्य के ताप पर, 10 लाख केल्विन ताप पर। ठीक, तो परमाणु की जो औसत ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, ये कितनी होती है? मतलब ये फार्मूला हमारे याद आ जाए तो बड़ा बढ़िया, हमारा भला हो जाएगा। एक परमाणु है, एकल परमाणु गैस है। कैसी है? एकल परमाणुक, परमाणविक लिख देते बेटा। एकल परमाणुक या परमाणविक गैस है कौन? हीलियम है। की ऊर्जा, तो ये ऊर्जा दरअसल आंतरिक ऊर्जा लिखी जाती है। भाई आंतरिक ऊर्जा लिख देते हैं इसको। और निकाली किससे जाती है? ये गतिज ऊर्जा के आधार पे निकाली जाती है। तो ये होती है 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए कितनी होती है ये? बताओ बताओ। 3RT/2। और एक परमाणु के लिए बताओ, एक परमाणु के लिए कितनी हो जाएगी ये? भाई 1 मोल की तो मिल गई तुम्हें। एक परमाणु के लिए हो जाएगी ये 3RT/2 अवगाद्रो संख्या। अच्छा, अब ये है तापमान कितना है? पहला तापमान देख लें जरा। कमरे के ताप पर क्या लिखते हैं? कमरे के ताप पर ऐसे। और इस ऊर्जा को E लिख दो तो 3/2 8.314। कमरे के ताप पर तापमान 300 केल्विन बन जाएगा। अवगाद्रो संख्या बन जाएगी 10⁻23। और ये मान बनेगा बेटा जूल में। ये मान निकाल लो कितना है। तो ये मान निकला हुआ पड़ा है 6.2 10⁻−21। 6.2 10⁻−21 जूल। ये आंसर हो गया। और ये आंसर हो गया इसके पहले भाग का, यानी पहले वाले का। अब अगले वालों में क्या करना है? केवल तापमान बदलने हैं। देखो दूसरे वाले में कितना तापमान है। सूर्य का पृष्ठीय ताप है 6000 केल्विन है, तो 6000 केल्विन लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद 100 लाख केल्विन ताप है। तारे के क्रोड़ का प्रारूप ताप है, तो वो बदल देंगे यहाँ पे। खैर ये डन। क्वेश्चन आपका डन है। ताप बदलिए, उत्तर प्राप्त करिए। ज़रूरत नहीं है करने की, बात समझ में आ जाए तो काफ़ी है मामला। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। हो गया मनोरंजन। अब याद रहेगा सवाल। हाँ अब तो याद रहेगा जरूर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। शाबाश। मतलब बड़ा कोर्स पढ़ रहे हो ना, बड़े कोर्स में हो, भयंकर सा भारी भरकम सा कोर्स पढ़ रहे हो, मतलब तो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए चीज़ें। चलिए, समान धारिता के 3 बर्तनों में एक ही ताप और दाब पर गैसें भरी हैं। समान धारिता के 3 बर्तन है भाई। अब 3 बर्तन हैं तो ये बर्तन 1 हो गया, ये बर्तन नंबर 2 हो गया, और ये बर्तन नंबर 3 हो गया जी। बर्तनों के नाम A, B और C हो गए। समान धारिता है। अच्छा, ये कह रहा जी इसमें गैस भरी है एक ही ताप पर और दाब पर। तो यहाँ पर P, V, T सब एक ही जैसा है। ऐसे है, P, V और T एक ही जैसा है, मतलब भेदभाव नहीं है।
कौन कौन सी गैस हैं? पहले बर्तन में नियॉन है, तो पहले बर्तन में जो गैस है वो नियॉन है, यानी वो Ne है। दूसरे बर्तन में क्लोरीन है, Cl2 है। चौथे बर्तन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, यानी UF6 है। ये है बात। अब ये साहब सवाल खड़ा कर देगा, अब ये सवाल खड़ा कर देगा, मुझे पता है इसकी आदत। क्या तीनों बर्तनों में गैसों के संगत अणुओं की संख्या समान है? तो सवाल आएगा, बर्तनों में मोलों की संख्या समान है, मोलों की संख्या समान है, क्योंकि ये ताप दाब आयतन पर निर्भर करती है, PV/RT होती है ना। अतः अणुओं की संख्या भी समान है, अणुओं की संख्या भी समान है। तो एक उत्तर तो हो गया भाई, ठीक। VRMS वर्ग माध्य मूल चाल कितनी होती है? ये होती है 3RT/m, ठीक। तो वर्ग माध्य मूल चाल भिन्न भिन्न होगी, तो क्या लिख दें? VRMS सभी बर्तनों में भिन्न होगा। भाई क्यों होगा बताओ जरा, इसको भी बता दो क्यों होगा। क्योंकि गैसों के क्या गैसों के मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान भिन्न है। ये तो बात पक्की आ गई ना, क्योंकि VRMS में क्या लगता है? मोलर द्रव्यमान लगता है, तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ठीक। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो VRMS नियॉन के लिए, किसके लिए? नियॉन के लिए, क्योंकि हल्की है ना, सर्वाधिक होगा। ये भी तो हो सकता है भाई, देखो एक सवाल खड़ा हो जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ? नियॉन का होगा, क्योंकि नियॉन हल्की है। क्या है इसका परमाणु क्रमांक? 10। तो ये हल्की है, उसके बाद फिर भारी है, फिर ये तो बहुत ही भारी है ना। तो उस तुलना कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी होगी क्योंकि सब हल्की है, फिर इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी क्योंकि ये सबसे भारी है। वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला भी काम आ गया सर, इसके बहाने तो ये फॉर्मूला भी हमें याद हो गया। अगले सवाल में लगा लेंगे इसको, हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तेरह 9, क्वेश्चन नंबर 13-9, शाबाश। क्या कहते हैं प्रश्न नंबर 9 में? किस ताप पर आर्गन गैस में, आर्गन सिलेंडर में अणुओं का VRMS -20 डिग्री पर हीलियम गैस परमाणुओं के VRMS के बराबर होगा? चलिए, मतलब दो गैसों का VRMS बराबर करना है, तो क्या करते हैं, 2 वर्गमूल लगा लो पहले तो, ये लो, क्योंकि VRMS बराबर करना है ना भाई, 2 वर्गमूल लगा लो, ये लो, ये लग गए 2 वर्गमूल, ठीक। अणुओं में RMS, आर्गन सिलेंडर में अणुओं की VRMS 20 डिग्री पर हीलियम गैस की VRMS, तो यहाँ हीलियम लगा लेते हैं। 20 डिग्री पर होता कितना है? RT 273 -20 हो गया। M हीलियम का कितना हो गया? 4 हो गया, किलोग्राम में लगाया करते हैं, ये हीलियम का हो गया। इधर नियॉन का लगा लेते हैं। नियॉन का कितना आ रहा है? सॉरी, आर्गन का कितना आ रहा है? आर्गन का कह रहे हैं साहब 40 है, 39.9,
अरे क्या ये तापमान लगना है भाई, ये तापमान है और ये 40 है, गुना 10 की घात -3, ये आ गया। तो वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, मान लो क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सर ये तो कॉमन सी बात है, चलो लिख देते हैं, करना क्या है, लिखने में क्या हर्ज है। बच्चे क्या करते हैं पता, इस वर्गमूल को इससे काट देते हैं, ढूं ढूं, वर्गमूल खत्म। होता है कि नहीं होता है? सर ये तो मैं भी कर देता हूँ। गलत होता है वो, एग्जामिनर चिढ़ जाए ना तो नंबर उड़ा देता उस पर। खैर चलिए, तो कुल मिला के वर्ग हो जाएगा, आर हट जाएगा, तो ये कितना रहेगा 253, 253। ये इससे कट जाएगा, 1 कर लें, ये टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो टी आ रहा है 2530 केल्विन, है ना। उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए हमारा, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू दे रखी ना, ये वैल्यू है कितनी, ये है 39.99। तो ठीक है भाई, रख के दिखा दो, इसमें क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.5 10 की घात 3 ऐसे लिख देंगे। चलिए हो गया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, आगे बढ़िए। 13-10, चलो बताओ क्या है 13-10 में। नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में 2 एटीएम दाब 17 ताप पर नाइट्रोजन अणुओं के माध्यम मुक्त पथ एवं संघट आवृत्ति का आकलन कीजिए। नाइट्रोजन अणु की त्रिज्या है, संघट काल की तुलना अणुओं द्वारा 2 संघटों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लगे समय से कीजिए। मतलब सारी बातें हैं सवाल में, अच्छा खासा सवाल है। अच्छा, ये जो मध्यम मुक्त पथ है, ये क्या है मध्यम मुक्त पथ? माध्य मुक्त पथ की लंबाई होती है बेटा, ये है ना, क्या होती है लंबाई, इसको L लिख रहे हैं। होता कितना है ये, 1/√n πd², ऐसा होता है ना, ये होता है ना, वर्गमूल 2n πd², ये वैल्यू आती है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ये है माध्यमुक्त पथ। अब यहाँ समस्या आती है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ये जो n है ना, ये क्या है, n है एकांक आयतन में। ये सवाल अगर आ जाता है ना बेटा तो फंस जाता है, बस ये मुझे इतना पता है, क्योंकि इसमें शांति की आवश्यकता है। बी ऑन रिलैक्स। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये आ गया। अच्छा, अणुओं की संख्या कितनी होती है, ये तो एकांक आयतन में है ना। अब देखते हैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये होती है मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या। ये बात तुम जानते हो, अणुओं की जो संख्या होती है वो होती है मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या कितनी होती है? मोलों की संख्या होती है PV/RT, PV/RT, ये मोलों की संख्या है, और इसके साथ लग गया अवगाद्रो संख्या।
V क्या है? आयतन है। ये हो गई अणुओं की संख्या। तो N जो हुआ भाई इसे भाग कर देंगे आयतन से, तो ये हो गया P N A बटे RT, यानी एकाक आयतन में हो जाएगा ना N। भाई ये हो गई अणुओं की संख्या। अभी आयतन तो है इसमें, देख यहाँ लिखा तो है V, तो एकांक आयतन बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो V से भाग कर लेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। प्यार हो जाएगा समझ में आ जाएगा तो प्यार हो जाएगा। इससे फिर कई बार ना चीज़ें समझ में आती नहीं है, प्यार हो जाता है, थोड़ा फंस जाते हैं यार, बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो समझ में आता है उस पर श्रद्धा हो जाती है, समझ रहे हैं आप? श्रद्धा और प्यार में कितना फर्क है, समझ में आ रही है बात? जो श्रद्धा होती है ना उसमें भरोसा होता है, जो समझ में आ जाता है उस पर श्रद्धा हो जाती है, उसकी भावना होने लगती है। फिर प्यार का कुछ भरोसा नहीं है, समझ में आता नहीं है, प्यार हो जाता है और बंदा प्यार में फंस जाता है और रोने को सारी उम्र पड़ी है फिर। चलिए तो यहाँ लगा लें इसमें, तो ये हो गया जी 1/√2 N, ये रहा देखो N, PNA बटे RT, PNA बटे RT और पाई D स्क्वायर। मतलब D क्या है? D है अणु का व्यास। क्या लगा है, ध्यान देंगे बेटा, व्यास लगा है। हो सकता है वहाँ त्रिज्या दे रखी हो या व्यास दे रखा हो, सवाल में क्या दे रखा है वो फिर देख के लगाना पड़ेगा ना। फाइनल करेंगे, जोड़ेंगे बाद में, पहले तो इसको सारे कहानी को ही समझ लें। तो इसको थोड़ा ठीक कर लें, कितना आ रहा है, ये आ रहा है RT √2 PNA पाई D स्क्वायर। यह है माध्य मुक्त पथ की लंबाई, ये वाली चीज़ है। अच्छा चलेगा किस चाल से? कोई भी अणु हो मान लो, किस चाल से चलेगा? तो अणु का जो VRMS है वो होता है 3RT/m, इस चाल से चलेगा। अणुओं की चाल, ये क्या है, अणु की चाल है ना। तो दो टक्करों के बीच का औसत समय, दो लगातार टक्करों के बीच का समय, ये मांग रहा है ना भाई, क्या करें एक बार टकराया पहले, फिर दूसरे टकरा गया, तो जब अणु टकराएगा तो उसको इतनी दूरी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बीच की दूरी है। माध्यम मुक्त पथ यही तो है, दो टक्करों के बीच में कितनी दूरी तय करता है अणु तो दो टक्करों के बीच का समय हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसे लिख देते हैं T1, तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं RT √2 PNA पाई D स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं चाल। चाल क्या है? चाल है 3RT/m का वर्गमूल। ठीक, तो एक उत्तर है ये तुम्हारा, इसको ठीक कर लें। ये उत्तर है। इसमें गड़बड़ जहाँ होती है वो मैं बता देता हूँ। ये द्रव्यमान लगा है ना, मोलर द्रव्यमान, ये किलोग्राम में लगना है। बाकी सारी चीज़ ठीक है, RT उर्टी तीन वीन जो भी है सब काट पीट के अपना ठीक कर लेंगे। ठीक, इसके बाद संघट का समय, संघट का समय, संघट का समय यानी टक्कर कितने समय के लिए रहती है, इसको T मान लेते हैं, T2। ये कितना होता है? ये होता है D/VRMS। मतलब व्यास जो है, जितनी दूरी व्यास के बराबर दूरी तय करने में अणु जितना समय लेता है, उतने समय के लिए टक्कर रहती है। मतलब एक अणु इतना मोटा है मान लीजिए, उसका व्यास हो गया तो टकराएगा,
तो उतने समय के लिए एक टक्कर रहती है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो दोनों चीज़ें डन हो गई। उत्तर मिला लेंगे, उत्तर है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट आंसर आएगा, परफेक्ट उत्तर आएगा। उत्तर से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मान इसमें रखने पड़ते हैं, इस फॉर्मूले का बन जाना। क्यों? क्योंकि जेईई या नीट में उत्तर आंकिक में नहीं आ रहा है ये सवाल फॉर्मूले पे होके आ रहा है। ठीक, तो अच्छे से इसका फोटो खींच लें और इसे डन कर लें। शाबाश। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 10 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तेरह 11 पढ़ लेते हैं। अतिरिक्त अभ्यास, बाप रे ये क्या कहता है? 1 मीटर लंबी एक सिरे पर बंद नली क्षैतिज रखी गई है। भैया ये नली जो है ना, मतलब हमको बनानी पड़ेगी। ये नली एक सिरे पर बंद है। ये नली बंदूक की नली नहीं है, ये कोई नली है, 1 मीटर लंबी नली है। ये ऐसे एक सिरे पर बंद है, इधर से बंद होगी। देखो क्या कहा इसमें, इन्होंने कहा कि 76 सेंटीमीटर लंबाई में पारा है और 15 सेंटीमीटर में हवा है। तो मतलब यहाँ जो है इसमें पारा है। ये जो है ना पारा, अब वो पारा यार कैसे रंग का होता है? पारा यार मतलब पारे का रंग तो है नहीं हमारे पास, ढूंढेंगे हम पारे का रंग कहीं। मतलब पारे के रंग की कोई चौक पड़ी होगी ना हमारे पास, देखते हैं पारे का रंग। चलो हम पारे का रंग ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं ना, यूँ बना देते हैं पारा। ये जो पारा है ये 76 सेंटीमीटर में है। यहाँ ये जो चीज़ है ये 15 सेंटीमीटर है और ये वायु है, और ये 76 सेंटीमीटर है और ये पारा है, 76 सेंटीमीटर में है और ये पारा है मरकरी। अच्छा कुछ खाली भी बचेगा फिर इसमें। खाली कितना बचेगा भाई? पूरा तो देखो, ये जो पूरा है ना, ये तो पूरा कितना है ज़रा बताओ। ये पूरा तो 100 सेंटीमीटर है ना, बोलो है कि नहीं? 1 मीटर की है ना ये तो पूरी। तो कुछ खाली बचेगा। 9 और 5 14 24 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर हवा है इसमें, खाली है ये क्या है? ये खाली है, इसमें भी वायु है, खुला है। तो ये है कितना? ये 9 सेंटीमीटर है। हालांकि कुछ काम नहीं है इसका अभी। ये है 9 सेंटीमीटर खुला हुआ सिरा है। बस क्या कहा इन्होंने? इतना तो अब तक तो इन्होंने बताया है कि साहब ये तो इतनी बड़ी स्टोरी है। जैसे सर ये अतिरिक्त अभ्यास का सवाल है सर, बहुत तंग करेगा सर ये मुझे। क्या होगा यदि खुला सिरा नीचे की ओर रखते हुए नली को ऊर्ध्वाधर कर दिया जाए? बाप रे अब नली को बदल दिया गया। क्या किया? नली को बदल दिया गया। अब जरा नली को बदलेंगे, देखो अब नली को बदलेंगे भाई, ऐसे यूँ। अब नली देखो ऐसे हो गई है, ऊर्ध्वाधर हो गई है नली। तो ये जब वायु यहाँ 15 सेंटीमीटर में भरी थी, ये कुछ पारा निकल जाएगा नीचे की तरफ, ये हवा बदल जाएगी, मतलब कुल मिला के ऐसी स्थिति हो गई। पारा, ये जो पारा है ये इतने हिस्से में रह गया, और वो पारे का रंग कहाँ गया? ये रहा पारे का रंग। अब ये पारा ऐसे हो गया। अच्छा पहले पारा कितने सेंटीमीटर में था? 76 में। अब पारा रह गया है 76 माइनस h, मतलब माना h सेंटीमीटर पारा निकल गया, माना h सेंटीमीटर पारा
नली से निकल गया, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, गिर गया निकल के नीचे, और क्या हुआ होगा। ये लो, अब कितने में रह गया। अच्छा, ऊपर वायु कितने में आ गई, यहाँ वायु कितने में आ गई, तो पूरी जो लंबाई है 100 है, तो वायु आ गई 24 प्लस h में, इतने सेंटीमीटर में वायु आ जाएगी। चाहे देख लो, हिसाब लगा लो, मतलब 100 में से घटा लो इसको, तो 24 प्लस h में वायु आ जाएगी, ये वायु हो गई। ठीक, तो क्या है, अब क्या करें सर, अब क्या टेंशन है। P1 V1 P2 V2, यदि ताप स्थिर है, क्या कहते हैं, यदि ताप स्थिर है मतलब अचर है, तो वो तो है ही, इसमें क्या है, क्योंकि सवाल ही तभी बनेगा अगर ताप स्थिर होगा। तो P1 V1 P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2, किसका नियम है, बायल का नियम है सर, ये तो याद है 10वीं क्लास में, तो नहीं पढ़ा था सर हमने, ये भूल गए थे इसको, पर 11वीं में याद आ गया था सर, बायल का नियम। और पीछे चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था उसका क्या। चलो, तो यहां पर वायु कितने में है, 15, जो भरी हुई वायु है उस पे लगेगा, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कितने सेंटीमीटर में है, 15 में है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये इसको मान लूंगा मैं S, तो इसका आयतन हो जाएगा 15 गुना S। भाई ये S है, मान लो ये नली है, इसके आधार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है कुछ, और ये इसकी लंबाई है 15, तो पहला आयतन हो जाएगा 15S, 15S। पहला दाब, तो वायुमंडल दाब है पहला दाब। पहला दाब क्या है, यहाँ पे वायुमंडल दाब है। वायुमंडल दाब कितना होता है, एक वायुमंडल दाब कितना होता है बताओ, एक वायुमंडल दाब होता है 76 सेंटीमीटर पारे का दाब, ये तो बात पक्की है ना, है, तो 76 सेंटीमीटर लिख देंगे पारे का दाब। ये लो, ये हो गया पहला फंडा। दूसरे में आ जाओ, अब जो दाब है यहां पर जो दाब है, ठीक, कितना है वो, वायुमंडल दाब से कुछ कम है, वायुमंडल दाब से, भाई यहां है वायुमंडल दाब, ध्यान देने की बात है, यहां है वायुमंडल दाब, यहां पे नीचे वायुमंडल दाब है, यहां 76 सेंटीमीटर पारे का दाब है नीचे। ऊपर जाएंगे तो यहां जो दाब होगा वो होगा 76 माइनस H, बेटा इतना दाब होगा यहाँ पे अगर पारे पे देखें, क्योंकि नीचे का हिस्सा वायुमंडल में खुला है, तो ऊपर पहुंचेंगे यहाँ इस जगह पे तो दाब गिरेगा, क्योंकि इस पूरे पारे का जो वजन है, इस पूरे पारे का जो भार है, जो उसमें भरा है, ये वायुमंडल ने रोक रखा है यहाँ दाब लगा के, तो घटा देंगे इस भार को, तो घटाने मतलब ये पारे के हिसाब से घट जाएगा कितनी ऊंचाई में पारा है, ये बात यहाँ समझने की है। तो अब दाब कितना है, 76 माइनस 76 यानी H सेंटीमीटर पारे का दाब है, ये रहा H सेंटीमीटर पारे का दाब है, मतलब जितना पारा निकल के गिर गया उतना ही दाब ऊपर हवा में अब बना हुआ है, इस बात को समझना है अच्छे से। अच्छा, अब कितना है, कितनी लंबाई में वायु भरी है, 24 प्लस H, ये आ गई, और क्षेत्रफल है S। P1 V1 P2 V2 फाइनल हो चुका है, ठीक। अब कुछ कटेगा तो काट लें, बाकी चीज़ों को हल कर लो। एक तो ये S कट जाएगा, ये रहा देखो, गुणा कर लो, 15 छिकी 90, 15 सत्ते 105 और 9 14, 114 बराबर 24H माइनस H नहीं प्लस H स्क्वायर, तो ये एक द्विघात का समीकरण बन गया, H स्क्वायर प्लस 24H माइनस 1140 बराबर 0। ठीक, यहाँ H का मान हल करके निकालेंगे, -24 प्लस लेना होता है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो रूट होते हैं ना, दो बनते हैं, उनमें प्लस वाला रूट लेना होता है। वर्गमूल के अंदर मान लो कोई चीज़ बढ़ रही है, तो वैल्यू
एक ही आती है जो प्लस में आती है, एक माइनस में आती है, छोड़ देते हैं माइनस का उत्तर, क्योंकि यहाँ ये गड़बड़ करता है द्विघात का समीकरण, ये दो उत्तर बताता है। तो जो हमारे लिए सूटेबल आंसर होता है हम वो देखते हैं। अब एक वैल्यू मान लो यहाँ से माइनस की आ गई, एक प्लस की आ गई, तो प्लस का उत्तर हम लेते हैं। चलिए, तो यहाँ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 24 का वर्ग माइनस 4, तो बेटा प्लस हो जाएगा, ये सी देखो ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सी माइनस का है ना, तो प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1140, ऐसा मामला आ गया। नीचे आ जाएगा इसके 2, ठीक। तो यहाँ से हल करने पर जो h का मान आता है वो 24 सेंटीमीटर ही आता है। जो h की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 24 सेंटीमीटर, यही आंसर आता है। इसको हल कर लो, देख लो कि 24 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है। मतलब यहाँ से बचेगा 48, ये वैल्यू आती है 72, टोटल 72। अब 72 में से 24 घटता है तो कितना बचेगा, 48, यानी 48। 48 2 से भाग होता है तो फिर ये 24 ही आ जाता है। तो आप ये सोचते सर ये 24 तो यहाँ है ही नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है, उत्तर ही 24 आता है, इसको हल करने पे आता है। तो इसका मतलब 24 सेंटीमीटर पारा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सवाल हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें इस बात को समझना है कि ये दाब यहाँ क्यों है इतना, यहाँ वायु का। तो यहाँ जो वायुमंडल दाब है वो 76 सेंटीमीटर है पारे का। 76 सेंटीमीटर में से 76 माइनस h पारा का दाब घट जाएगा यहाँ तक जाते जाते। तो यहाँ दाब बचेगा 76 माइनस h, तो h बचेगा h सेंटीमीटर पारे का दाब, क्योंकि दोनों तरफ पारे का दाब लगा रखा है। देख, यहाँ भी पारे का दाब है तो ये h भी पारे का ही दाब है, दोनों तरफ पारे पारे का दाब लगा दिया। पारे का दाब क्या है, 76 सेंटीमीटर, पारे की ऊंचाई के बराबर वायुमंडलीय दाब है। तो उसके हिसाब से डेटा लगा दिया हमने। तो जरूरी नहीं है, हम वायुमंडल के पदों में भी लगा सकते हैं, वायुमंडल दाब के पदों में भी लगा सकते हैं, इसको दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पर हम पहले एक वायुमंडल दाब लगा लें। यहाँ वायुमंडल दाब में से 76 माइनस h, जो कि वायुमंडल दाब होता ही है, h घटा के लगा लें तो वही है पारे के h सेंटीमीटर में ऊंचाई में कितना दाब होता है, वो अपने आप ही यहाँ बच जाएगा। तो वो वायुमंडल 10 की पावर 5 1.013 वाला जो नंबर है वो दोनों तरफ आएगा ना, फिर तो कट जाएगा, तो आएगा फिर भी यही। क्यों, पारे का 76 सेंटीमीटर दाब है या वायुमंडल दाब है, दोनों जगह लगे हैं समान मात्रकों में, तो जो गुणा का नंबर है वो अपने आप कट जाना है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और यहाँ से ये फंडा क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो दिमाग की थोड़ी सी कसरत सर हुई तो है, मतलब एनसीईआरटी का हल किया सर, थोड़ी सी कसरत तो हुई है दिमाग की। चलिए खैर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, तेरह 12, ओके। किसी उपकरण में हाइड्रोजन इतने इतने की दर से विसरित होती है, उन्हीं परिस्थितियों में कोई दूसरी गैस इतने की दर से विसरित होती है, दूसरी गैस को पहचानिए। तो यह है ग्राहम विसरण नियम। ग्राहम विसरण नियम, ये दरअसल नियम जो लगता है, बता तो देते हैं इसके बारे में, फिजिक्स में भी बता देते हैं, पर ये फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विसरण की दर मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मान लीजिए दो गैसें हैं, उनकी विसरण की दर है R1/R2, तो मोलर द्रव्यमान उल्टा करके लगा देते हैं M2/M1। अब यहाँ ये कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस की विसरण की दर, इसको R1 मान लेते हैं। हाइड्रोजन की कितनी है, 28, 7, तो लगा देते हैं 28.7।
दूसरे वाली है कोई और गैस जिसको पहचानना है, उसकी है 7.2। तो हाइड्रोजन की ऊपर लगी है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान नीचे लगा देंगे, 10⁻3 मतलब किलोग्राम में लगता है मोलर द्रव्यमान। ये जो गैस है इसका आ जाएगा, इसको M2 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ जो M2 का मान है वो आ रहा है लगभग ऑक्सीजन के बराबर। M2 जो आ रहा है वो भी आ रहा है, देखो 7 चौक 28, 2 चौक 8, तो लगभग 4 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हैं तो 4 चौक 16 दूनी 32 आ गया। 10⁻³ है वो किलोग्राम में आएगा तो 32 ग्राम आ गया। तो M2 जो आया लगभग 32 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि यह ऑक्सीजन गैस है। लगभग मान आते हैं ना, तो 32 के आसपास आ गया तो लगभग ऑक्सीजन गैस है। तो ये सवाल, ये कंसेप्ट तैयार कर लेंगे बेटा नीट जेई के लिए, इसको याद रखेंगे। विसरण दर पे सवाल बनेगा और फ्री में ही मतलब ये 4 नंबर मिलने वाले हैं अगर नीट में आ गया तो। क्या बात। अच्छा, इस विसरण दरों को द्रव्यमान पे लिखा है, घनत्व पे भी लिख लेते हैं इसको। भाई कोई आयतन मान लो एक ही है, एक ही बर्तन, एक ही आयतन के 2 बर्तन हैं तो घनत्व पे लग जाएगा। ये हो गया घनत्व ρ2/ρ1। क्यों? क्योंकि आयतन V1 बराबर V2 है। और यदि आयतन भिन्न है, बताओ, यदि आयतन, बर्तनों के आयतन भिन्न है तो पूरी तरह लगा देंगे आयतन R1/R2। फिर क्या करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन कर देते हैं ना नीट वाले जो है, ρ2V2 और ρ1V1। फिर ये लगेगा भाई V1/V2 तो है नहीं, समान आयतन के बर्तन तो है नहीं, तो पूरा लगेगा। घनत्व दे दिया, घनत्व का अनुपात इतना है जी, आयतन का अनुपात इतना है जी, तो विसरण दरों का अनुपात क्या होगा जी, तो फिर ये लग जाएगा। घनत्व का अनुपात इतना है जी, आयतन बर्तनों के समान हैं, तो विसरण दरों का अनुपात क्या होगा। इस तरह से घुमा घुमा के पटक के जो है सवाल मारते रहते हैं कंपटीशन वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। मुझे अगला सवाल कुछ बड़ा सा लग रहा है, मतलब जो है मुझे बड़ा सा सवाल लग रहा है। अगला कुछ बड़ा है, मतलब कुछ बड़ा सा होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। 13 नंबर हो गया, 13 तो 13 नंबर मतलब बड़ा नंबर हो गया भाई, ये तो सवाल बड़ा ही होगा। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था में किसी गैस का घनत्व और दाब अपने संपूर्ण आयतन में एक समान है। यह पूर्णतया सत्य केवल तभी है जब कोई बाह्य प्रभाव ना हो। ठीक है, ये बात भी सही है। मतलब गुरुत्वाकर्षण, mg, ग्रेविटी, भार वगैरह लग जाता है तो दाब वायुमंडल में या ऊंचाई के साथ बदलता है। ये वायुमंडल का नियम था। ये हमने पिछले चैप्टर में हमने एक सवाल इस पे आया था, बनाया था, वो भी अतिरिक्त अभ्यास में ही था। उदाहरण के लिए, गुरुत्व से प्रभावित किसी गैस स्तंभ का घनत्व और दाब एक समान नहीं होता। चलिए विवाह हम मान गए ये बात भी। जैसा कि आप आशा करेंगे कि आशा क्यों करेंगे यार, आशा करने वाली कौन सी बात है। मतलब आशा करेंगे, कहाँ से करेंगे आशा। आशा करेंगे तो निराशा भी हो जाएगी हमको फिर, हैं। आशा करेंगे तो इसका घनत्व ऊंचाई के साथ घटता, वो सही है क्योंकि हमने बना लिया था दाब और घनत्व का जो फंडा था वो हमने बना लिया था। वातावरण नियम घनत्व संख्या के आधार पर लिखा जाता, मतलब घनत्व को एक संख्या मानकर लिख दें अगर, तो ये कह रहा है ऐसा होगा, ये N2 N1 e की पावर, ये जो EXP है e की पावर है, ये है -mg/RT और ये है H2 - H1। ये घनत्व संख्या का नंबर है। ऐसा बता दिया जाता है, सवाल में बता दो इसको। या फिर हमने बना लिया था वातावरण का नियम। हमने क्या देखा था, देखो हमने 2 बातें देखी थी। घनत्व के लिए हमने देखा था ρ2 ρ1 e की पावर -mg/RT नहीं होगा बेटा, KT होगा। क्योंकि द्रव्यमान अणु का लगा दिया ना तो बोल्ट्स में नियतांक लगा दो। अगर मोलर द्रव्यमान लगा ले तो RT लगा देते हैं। ये मैंने बना के दिखाया था
पिछले चैप्टर में अतिरिक्त अभ्यास के सवाल में पहुंच जाओ तो इसको डिराइव करा था मैंने। तो ये हो गया आर टी, और यहाँ पे एक चीज़ आई थी वाई यानी ऊंचाई। ये चीज़ आई थी, देखो एक बार इसको एक बार देख लो। तो हमने कहा था साहब ये दाब पर भी लागू है, मतलब ये दाब पर भी लागू है। P बराबर P0, याद करो ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, माइनस mg/RT। कोई तापमान है, तापमान स्थिर रहे, ये वायुमंडल के दाब का भी नियम था। इसे लिख देंगे P2 और मान लो इसे लिख दें P1। ऊंचाई में परिवर्तन y हो गया है ना। तो यहाँ कह रहे साहब घनत्व को संख्या के पदों में लिख लें अगर, तो ये नियम ऐसा बन जाता है। और एक अणु पर लिख दें, देखो यहाँ क्या है, अणु का द्रव्यमान है, तो अणु का द्रव्यमान लगेगा तो आर नहीं लगेगा। अणु के लिए क्या नियतांक होता है, मोल संख्या से भाग कर देते हैं, एक मोल में कितने अणु होंगे तो बोल्ट्जमैन नियतांक लगता है। यानी आदर्श गैस कांस्टेंट को अवगाद्रो संख्या से भाग कर दें तो क्या बन जाता है, बोल्ट्जमैन नियतांक हो जाता है। तो एक अणु में सीधी सीधी सी बात है कि ये बन जाता, ये चीज़ लग जाती है, ये वाली है। ठीक, अब ये कहता है अगर माध्यम का उत्प्लावन बल इस पे लग जाए, भाई इसका अपना कोई घनत्व है, अणु का घनत्व है, ये कह रहे हैं अणु का घनत्व रो है, अणु का घनत्व कितना है, ये है रो, और माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व है रो डैश। तो आभासी भार है ना, अणु का आभासी भार कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा mg 1 माइनस रो डैश अपॉन रो, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्प्लावन बल लग जाता है ऊपर की तरफ। भाई अणु का अपना भार है, मान लीजिए मैं पानी में डुबकी मार रहा हूँ ऐसे, तालाब में नहाने, तालाब वैसे रहे नहीं, तालाब तो बहुत गंदे हो गए अब, हमारे बचपन के टाइम में तालाब बड़े साफ सुथरे होते थे, तो डुबकी, तो भार कैसा होगा, माध्यम यानी पानी का घनत्व लगेगा, हमारा लगेगा, तो उत्प्लावन बल के हिसाब से ये चीज़ है। तो अणु का आभासी भार काम करेगा, अणु का आभासी भार कहाँ लगेगा, mg की जगह है, तो n2 बराबर n1 e की पावर माइनस mg बाई KT, ये चीज़ लग जाएगी पूरी तरह 1 माइनस रो डैश बाई रो, और ऊंचाई का परिवर्तन वही h2 माइनस h1। तो नियम ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा। तो इन्होंने ये पूछा था कि वायुमंडल के नियम में अगर उत्प्लावन बल आ जाए, वायुमंडल के नियम में अगर मान लो उत्प्लावन बल आ जाए तो भार mg नहीं लगेगा, बल्कि mg में से थोड़ा सा कम होके लगेगा। तो ऊंचाई के साथ घनत्व की संख्या, घनत्व एक संख्या के पदों में मान लें, डेंसिटी नंबर मान लें उसको, तो वो n2 n1 है। हालांकि इसी पे लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, घनत्व की संख्या को क्या घनत्व ही मान लो आप, दिक्कत क्या है ना। तो ये कह रहा है इसको संख्या मान लो, n2 n1 मान लो, कोई फर्क नहीं है यहाँ में और यहाँ में, क्योंकि संख्या मानी जाएगी क्या, उसका मात्रक हटा दिया जाएगा बस, फिर और क्या होगा, एक संख्या मान के चलेंगे उसको। तो वो n2 n1 मान लिए हैं, भेद कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे घनत्व लगा दें रो2 रो1 एज इट इज, ठीक, तो भी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, उसमें बस घनत्व के मात्रक लगाकर हम चला रहे हैं उस चीज़ को, सेम है, कोई भेद नहीं है, जैसा ये है वैसा ही ये है, बस यहाँ क्या लगा दिया, आभासी द्रव्यमान लगा दिया अणु का उत्प्लावन बल को शामिल करके। अब ये इतनी बड़ी कहानी जो है इन्होंने बता दी है। चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं नेक्स्ट। तो वायुमंडल नियम जो है अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा भाई कैसे काम करता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आज का आखिरी सवाल। क्या कहा
नीचे कुछ ठोसों के एवं द्रवों के घनत्व दिए हैं, इनके परमाणुओं की आमापों का आकलन कीजिए, है ना। तो ये तो भाई एक गणित का सवाल है भाई, ये तो परमाणु का द्रव्यमान इतना है, घनत्व इतना है, त्रिज्या चाहिए, दृढ़ता से बंधे हैं, तथा अवगाद्रो संख्या के मान का उपयोग कीजिए। फिर भी आपको विभिन्न परमाणुीय आकारों के लिए अपने द्वारा प्राप्त वास्तविक संख्याओं का बिल्कुल अक्षरशः प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संवेष्टन सन्निकट की रूढ़ता के परमाणुीय आकार के कुछ एंगस्ट्रॉम के क्रॉस होते हैं। मतलब एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आ जाती है। अब कार्बन है, मान लीजिए सीधी सीधी कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहते हैं? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक मोल में होता है 12 ग्राम, तो इसे किलोग्राम में ले लेते हैं, ये हो गया किलोग्राम, और इसको अवगाद्रो संख्या से भाग कर देते हैं 0.6.023 10 की पावर 23, है ना। ये किलोग्राम हो गया, मतलब सीधी सीधी बात ये है। आगे एक परमाणु का द्रव्यमान। अब हम क्या माने, इसको गोला मान लें, तो आयतन कितना आ जाएगा? घनत्व बता रखा है इसमें, घनत्व कितना है ना, घनत्व कितना है? परमाणु का द्रव्यमान को m मान लूँ मैं, तो मैं m लिख लेता हूँ यहाँ पे। घनत्व को मैं क्या मान लूँ? रो मान लूँ, रो लिख लेता हूँ। कितना है? 2 10 की पावर 3, 2.2 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये घनत्व है। तो आयतन जो होगा वो कितना होगा? एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, आयतन होता क्या है? V होता है, ये होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ये आयतन आ गया। आयतन यहाँ से 12 10 की पावर -3 6.023 10 की घात 23, इसके बटे में ये नंबर लगाना है ना पूरा, तो बटे में लगा दो पूरा। 2.2 10 की घात 3, ये आयतन आया घन मीटर में, है ना। अच्छा, आयतन होता कितना? आयतन तो आ गया, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये पूरा आयतन आ गया V। तो यहां से त्रिज्या का जो मान है वो निकल जाएगा, r कितना हो गया? 3V बटे 4 पाई, और इसका घनमूल ये आ गया। तो मतलब ये आयतन निकालें, ताम झाम करें, फिर घनमूल ढूंढें, है ना। तो कह रहा है ये जो है वैल्यू एंगस्ट्रम की कोटि की आती है। तो ये वैल्यू आती है 1.3 गुना 10 की घात -10, यानी 1.3 एंगस्ट्रम। मतलब परमाणु का आकार एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। इस सवाल का पर्पज सिर्फ इतना ही है। अब यहाँ गुणा करें, भाग करें, ताम झाम करें, घनमूल करें, तो लॉजिक तो है नहीं कुछ, एग्जाम में उस तरीके से चीज़ें आती नहीं हैं। हाँ, सामान्य ज्ञान में बस ये पकड़ना है कि परमाणु का जो आमाप है, जो उसकी त्रिज्या है, वो एंगस्ट्रम की कोटि की होती है। ये बात ये याद करवाना चाह रहा है। उसने यहाँ कई गैसें दे रखी हैं, सबके मोलर द्रव्यमान लगाए, सबके साथ ये किया हमने, और उस पर पूरा घंटा लगा दिया, पूरा 1 घंटे में सब निकाला हमने, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या करेंगे उसका करके हम? हमें बस ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या तक कैसे पहुंचते हैं। मोलर द्रव्यमान है, अवगाद्रो संख्या से भाग हो गया, एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया, घनत्व किलोग्राम में आया तो किलोग्राम वाला घनत्व लगा दिया, एक परमाणु का आयतन आ गया, परमाणु के आयतन को गोले के आयतन के बराबर मान लिया, गोला है लगभग, परमाणु है, तो त्रिज्या का मान पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गया। तो ये इतनी बात हमारे प्रोसेस में दिमाग में होनी चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो, सोचना पड़ जाए तो। बाकी गुणा करके भाग करके इसको निकालना है तो ऐसे सवाल कहाँ बनते हैं? मतलब आधे घंटे में होगा सवाल फ्री है, क्या करेंगे? खैर, डन, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, बाय।